नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और इस वक्त नेशनल वॉइस पर बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। ये शख्सियत सिर्फ इसकी एक पहचान नहीं है। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ये उत्तराखंड से कई बार सांसद भी रह चुके हैं। ये शख्सियत केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हम सीधा बात कर रहे हैं हरीश रावत जी की, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस पर सर आपका। कैसे हैं सर आप? ठीक हूं, कृपा है। सर, उत्तराखंड में बाकी राज्यों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोरोना का बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं खतरा नहीं है। कुछ मामले सामने आए, कुछ कल 21 एक्टिव केस हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार काम कर रही है, आप क्या उससे संतुष्ट हैं? देखिए, ये सवाल संतुष्टि का नहीं है, क्योंकि इस समय मैन ऑन द स्पॉट त्रिवेंद्र सिंह जी है और ये लड़ाई बड़ी, इसके कई डायमेंशन जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई, तो इसलिए हमारा पूरा समर्थन उनके साथ। हम जहां कुछ सुझाव देने होते हैं तो अपने सुझावों को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया जी और राहुल जी बढ़ाते हैं, वैसे ही स्थानीय स्तर पर हम अपने सुझावों को आगे बढ़ाते हैं। उनमें से कुछ सुझावों को वो ले लेते हैं तो हम थैंक यू कह देते हैं, नहीं लेते हैं तो भाई अनुतकर्ता जवाबदेही तो उन्हीं की है। हमारी जवाबदेही ये है कि संकट के इस समय में हम सरकार के साथ समर्थन में दिखाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है एक महायज्ञ की तरह है और इस महायज्ञ में सबको अपनी अपनी तरफ से आहुति देनी है। तो हरीश रावत जी की तरफ से इस महायज्ञ में कोरोना के खिलाफ क्या आहुति दी जा रही है? देखिए, विपक्ष का एक दायित्व है नॉर्मल कोर्स में तो अपोज द गवर्नमेंट और कोशिश कर रही है कि उनको डिपोज किया जा सके, हटाया जा सके। लेकिन इस समय हमने अपनी उन सब कोशिशों को लॉक एंड की में बंद कर रखा है। इस समय हम कह रहे हैं कि भाई सरकार के हाथ मजबूत करो और उनको हम अपना समर्थन दे रहे हैं। हमने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का पूरा समर्थन है और उत्तराखंड में भी हमारी पार्टी ने कहा है कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपका समर्थन करेंगे। आप कदम उठाइए, हम उन कदमों के साथ खड़े हैं। अब कहीं कहीं जब हमको लगता है, क्योंकि ये एक आदमी का जॉब नहीं है, इसमें आपको कई लोगों का सहयोग लेना होता है। कई जगह से जब हमारे पास जो जानकारियां आती है और अपने अनुभव के आधार पर हम समझते हैं कि नहीं, सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, तो हम वो सुझाव भी सरकार को देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने पूरे देश भर में एक सेवा कांग्रेस के रूप में खड़ा कर दिया है। मतलब जिस दिन माइग्रेंट लेबर्स निकले थे सड़कों पर चलने के लिए, उस दिन सोनिया जी ने कहा था उन तक पानी पहुंचाओ, खाना पहुंचाओ और उनको सहारा दो। वो दिन है और आज का दिन है। कांग्रेस जहां कहीं भी कोई जरूरतमंद है, उस जरूरतमंद की मदद कर रहे। लंगर लगा के खाना पहुंचाने से लेकर के खाने के पैकेट, सूखा खाना घर तक पहुंचाने से, सैनिटाइजर बांटना, ग्लव्स बांटना और आपके मास्क देना। अब योग कांग्रेस ने प्रण लिया है कि वो 1 करोड़ हैंडमेड मास्क लोगों तक पहुंचाएंगे। तो एक बड़ा संकल्प है और उस काम में युवक कांग्रेस NSY लगी हुई है, महिला कांग्रेस लगी हुई है। मतलब कांग्रेस का कोई विंग ऐसा नहीं है जो विंग इस समय जो कांग्रेसमैन कहीं कहीं जरूरतमंद की मदद के साथ लगा हुआ ना हो, उन तक सहायता न पहुंचा रहे हो। तो ये बड़ी भारी मदद है सरकार की। बल्कि नॉर्मल कोर्स में हम देखते थे कि RSS पहल ले लेती थी। इस बार मैं कांग्रेस जनों को सैल्यूट करना चाहूंगा, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है लोगों की सेवा कर।
आपने एक पत्र भी लिखा था अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुछ प्रवासियों की वापसी को लेकर, कोई जवाब आया सर उसका? हाँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसमें केंद्र सरकार ने भी कॉग्निजेंस लिया, बल्कि मैंने 3 दिन पहले अपने फेसबुक में एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जन सैलाब है, जैसे लॉकडाउन हटेगा तो ये सैलाब जो सड़कों पर निकलेगा तो इसको सरकार कैसे रोकेगी। इसलिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके इनके घर वापसी का रास्ता तय करें। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने उसमें इनिशिएटिव लिया है और राज्य सरकारें आगे आ रही हैं। मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को भी एक चिट्ठी लिखी थी कि भैया, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ ने ऑलरेडी गाड़ियां बुक करके राज्यों में भेज दी है, तो तुम भी कुछ करो भैया। तो मुझे खुशी है कि त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी नोडल ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए हैं और एक वेब लॉन्च किया है, जिसमें ऐप लॉन्च किया है, जिसमें लोगों ने जहाँ जहाँ अपनी विलिंगनेस दी है जो लौटना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने अब मोमेंट, जो मेरा सुझाव था उस पर, मैं उस पर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस दिशा में काम हो रहा है। कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े थे। आप जो कह रहे हैं उससे अलग बात वो कह रहे थे। वो थोड़ा नाराज नजर आ रहे थे सरकार से। वो कह रहे थे कि मेरा प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा लेकिन मुख्यमंत्री मिले नहीं। उन्होंने अलग सी शर्त लगा दी कि सिर्फ 4 लोगों से मैं मिलूंगा, लेकिन जब हम लोगों ने मिलने का समय मांगा तो पूरा समय दे दिया गया, तब ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। और उनका यह भी कहना था कि त्रिवेंद्र सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों पर ही हर एक काम कर रही है, खुद से कुछ नहीं कर पा रही है, खुद से सरकार की कोई सोच नहीं है। देखिए, भाजपा की जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सब इसी तरीके से काम कर रही हैं। काम केवल एक केंद्र कर रहा है। मैंने इतना सेंट्रलाइज मूवमेंट, इतनी सेंट्रलाइज गवर्नेंस कभी भी नहीं देखी जो आज है। खैर, अब ये वक्त उन चीजों पर चर्चा करने का नहीं है। तो त्रिवेंद्र सिंह बेचारे क्या वो रखते हैं, तो इसलिए प्रीतम सिंह जी का गुस्सा स्वाभाविक है। मैं नहीं कहूंगा जो गलत कह रहे, ठीक कह रहे हैं उन्होंने जो कुछ कहा है। नहीं, लेकिन इस समय तो सर हर एक राज्य सरकार, इस समय तो लगभग हर एक राज्य सरकार जो कांग्रेस शासित प्रदेश भी हैं, उनकी भी राज्य सरकारें, उनके भी मुख्यमंत्री, जो केंद्र जो भी गाइडलाइंस जारी करता है, जो भी कहता है, लगभग उसी के अनुसार चल रही हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कि गैर वाजिब ये नाराजगी थी प्रीतम सिंह की? नहीं, प्रीतम सिंह जी की नाराजगी के कारण है और स्वाभाविक कारण है। और जैसे अब मान लिया टाइम दे दिया था तो पहले मुख्य उनके साथ 4 आदमी पहले मिल लेते, फिर वो 3 आदमी बाहर चले जाते, फिर 3-4 आदमी आ जाते, सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का भी पालन हो जाता। अब पता नहीं क्या मुख्यमंत्री जी ने सोचा, क्या तरीका, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये इस बात से उनकी प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ी और हमारी प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ी, क्योंकि देखिए इस समय कोरोना के मामले में हम जो बुनियादी मुद्दे हैं इलाज हो, टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाई जाए और लोगों तक खाना पहुंचे, लोगों तक सामान पहुंचे, सैनिटाइजर और दूसरे ड्रग्स इत्यादि दूसरे इंस्ट्रूमेंट पहुंचे, मास्क पहुंचे। सवाल ये है कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज बढ़ाई जाए। सवाल ये है कि जो लोग आ रहे हैं या जो लोग गांव में हैं उनको काम मिले, मनरेगा के तहत काम एक्टिविटी। जिन मुद्दों का सर आप जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड में ये सब हो रहा है आपके मुताबिक? नहीं, अभी नहीं हो रहा है उत्तराखंड में। असल में मैंने कहा ना कि यहाँ केवल एक ही ध्यान केंद्र है और वो है दिल्ली वाला ध्यान केंद्र। अब उनके मन में जो बात आएगी वही फिर दूसरे सब लोग उसका पालन करते हैं। तो अभी दिल्ली ने नहीं कहा है कि रोजगार का क्या होगा करके, तो ये राज्य क्या कहेंगे। तो इसलिए मैं त्रिवेंद्र सिंह जी को दोषी नहीं दूंगा, लेकिन मैं तो 20 दिन से इनके दरवाजे खटखटा रहा हूँ कि भाई लॉकडाउन पीरियड का फायदा उठाओ और रोजगार बढ़ाने की, स्थानीय रोजगार बढ़ाने की, जो वहाँ के परिस्थिति जन्य रोजगार है उनको बढ़ाने की कार्य योजना बनाओ।
मैं निरंतर कह रहा हूँ, इस बात को कह रहा हूँ, प्रीतम सिंह कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। नहीं, अगर जैसा कि आप लेकिन कह हमने रहे हैं, हमने अगर हमने इस हिसाब से कुछ काम समय नहीं ये- हुआ होता, जी, अगर जैसे अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नई टेस्टिंग लैब भी खुली है, आप कह रहे हैं टेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए, टेस्टिंग लैब खुली है, उसमें भी टेस्टिंग्स हो रही हैं, और जो भी स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक, अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो फिर सरकार लोग यही कहेंगे कि सरकार ने काबिले तारीफ काम किया है कि बहुत ज़्यादा आंकड़े उत्तराखंड में देखने को नहीं मिले हैं। अभी तक सिर्फ एक मौत हुई है, देखिए, बाकी दूसरे राज्यों की अगर बनिस्बत आप बात कर लें तो बगल के ही राज्य में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बाकी राज्यों में देख लीजिए, वहां पर स्थिति खराब है। हमारी हमारी तुलना दूसरे राज्यों से नहीं हो सकती। हमारी तुलना आप जो है दूसरे ग्रीन स्टेट से करें, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, असम है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे झारखंड है। आप इन ग्रीन राज्यों से तुलना करिए तो इन राज्यों के अंदर भी केसेस कम है। ये हमारे ऊपर प्रकृति की कृपा है, इसमें कोई त्रिवेंद्र सिंह जी का या इनका योगदान नहीं है। ये जो हमारी ग्रीनरी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसके कारण जो है हमारे वहाँ कोरोना का इतना बढ़ावा नहीं हुआ है। हाँ, सरकार ने भी कदम उठाए हैं, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं उठाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, कदम उठाए हैं, और उसके लिए हमने उनकी फीस भी तो की है। मगर सबसे तो बड़ी आपके बात ये मुताबिक है और कि क्या होना चाहिए? आप अगर यहां से आपसे देखिए, सुझाव मांगे जाएं तो टेस्टिंग- आपके मुताबिक, आपका एक्सपीरियंस, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए, रह चुके हैं, आपको बेहतर पता है, जी, क्या होना चाहिए जो जी, नहीं जी। हो पा रहा है अभी? देखो, मैं 4-5 चीजें कहूंगा। एक तो यह है कि आपको टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए। पहले आप जो है ऐसे लोगों को सर्च करिए, और सर्च करके जो है उनकी टेस्टिंग करिए, और टेस्टिंग में यदि कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो उनको क्वारंटाइन करिए और उनका इलाज में उनको रखिए। जब आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, हमारे वहाँ अब इन्होंने कुछ फैसिलिटी डेवलप की है, और नहीं तो प्राइवेट फैसिलिटीज थी हमारे वहाँ, उनका यूज नहीं कर पा रहे थे ये लोग। आप टेस्टिंग पता कर आपके लीजिए मुताबिक क्या कम सर, की जा रही है? क्योंकि रोजाना तो टेस्टिंग्स हो रही हैं, उसी से पता चल रहा है कि कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, कई सारी रिपोर्ट्स रोज आ रही हैं। देखिए, टेस्टिंग हर हालत में बढ़ाई जानी चाहिए, देश भर में भी बढ़ाई जानी चाहिए, और उत्तराखंड में भी बढ़ाई जानी चाहिए। और टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे तो केसेस कहाँ से सामने आ पाएंगे? तो नंबर 1। नंबर 2, आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जो कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, लड़ने वाले लोग, काम करने वाले हैं, उनके लिए ग्लव्स हैं, उनको साबुन है, सैनिटाइजर है, मास्क है, या पीपी किट्स है, वो सब चीजें मिलनी चाहिए। उनकी कमी हमारे राज्य में नहीं होनी चाहिए। थर्ड ये है कि आप क्वारंटाइन फैसिलिटीज एंड हॉस्पिटल में बेड्स की फैसिलिटीज बनाइए। उस तरफ हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। और एक चीज जिसमें ये कम रहे हैं, इन्होंने गेहूं चावल बांटने में और लोगों तक मदद, पर जेब में पैसा नहीं है लोगों के, अनाज नहीं है, तो उसको जरा सा इनको पहुंचाना चाहिए था। क्योंकि केंद्र सरकार दे रही है, आपको तो केवल पहुंचाने का काम करना है। उसमें थोड़ा सा ये सुस्त है, उसको इनको तेज करना चाहिए। और ये एक ध्यान, जो एक पूरा एक टीम लगनी चाहिए थी कि रोजगार के अवसरों को कैसे ऑगमेंट किया जाए, कैसे क्या क्या एरियाज हों, परंपरागत गैर परंपरागत क्षेत्रों में कैसे अवसर ढूंढे जाए, उस काम पर लगना चाहिए था। उसकी कोई सनर वनर रसूल नहीं था, जबकि मैं बार बार उसको उठा रहा हूँ। जहां तो तक यही चीजें हैं। जहां तक आपने अभी जिक्र किया अब इस समय टेस्टिंग्स का तत्काल और मिश्रा जी, रोजगार का, या फिर एक गेहूं बांटने का, राशन बांटने का, अजय भट्ट जी भी मेरे साथ जुड़े थे अब से 2 दिन पहले। उनसे भी मैंने सवाल जब पूछा था तो उन्होंने वो तो कुछ अलग ही तस्वीर बता रहे थे। तो बता रहे थे कि सरकार पूरा काम कर रही है, और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं अपने इलाके में भी, लोगों कोई भूखा ना सो पाए, लगातार हम राशन दे रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं दिया जा रहा है, किसकी बात पर भरोसा किया जाए सर? जुमला गढ़ना बड़ा सरल होता है। हमारे राज्य के अंदर 4 प्रकार के लोग हैं। एक जिनके पास कार्ड है ही नहीं, आपने उनको कुछ दिया ही नहीं। वो सब जो है, जो एनजीओ हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो बांट रहे हैं अनाज,
उनकी मर्जी पर निर्भर है। दूसरे लोग हैं वो जो बीपीएल के लोग हैं, वो लोग, उन लोगों को जरूर जो है, जो नेशनल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का अन्न है वो इन्होंने दिया है, और 5 किलो अतिरिक्त दिया है, वो जो मुफ्त वाला दिया है, और उसमें भी गेहूं नहीं दे रहे हैं और कह रहे नहीं तुम चावल ही चावल लो। खैर चावल दें गेहूं दें जो कुछ कह रहे, चलिए एक तो यह है कि जिनके पास कार्ड नहीं है उनकी ये सुध नहीं ले रहे। दूसरा, जिनके पास बीपीएल के कार्ड हैं उनको पूरा दे नहीं रहे हैं, अंत्योदय और बीपीएल वालों को, पिंक कार्ड वालों को और व्हाइट कार्ड वालों को, उनकी जरूरत पूरी होनी है। नंबर 3 जो है, जो हमारे वहाँ येलो कार्ड वाले हैं, मैं जब मुख्यमंत्री था मैंने एक राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू, तो उसके अंदर जो पिंक कार्ड धारक हैं उनके लिए इन्होंने एक आदेश निकाला। ये पहले उनको 2.5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देते थे, 11.5 रुपये और 8.5 रुपये किलो के हिसाब से। तो इन्होंने जो है ये कहा, ये शायद 14 तारीख का शासनादेश है जिसमें इन्होंने कहा कि इनको हम 7.5 किलो और दें, मतलब 15 किलो मिल जाएगा। अभी तक वो 7.5 किलो जो 14 तारीख के आदेश में है अभी तक नहीं मिला है, जबकि अब दूसरे चौथ की तरफ हम बढ़ रहे, मतलब एक महीने की एक महीना पूरा हो जाए उस तरफ बढ़, तो अभी तक इन्होंने दिया नहीं। और आज फिर आदेश निकाला है, उसी में 3rd आदेश निकला है कि इनको कुछ गेहूं चावल देना है करके, क्योंकि जब दबाव बढ़ा हुआ, क्योंकि अब जो गांव घर में लोग आ रहे हैं बाहर से बच्चे, तो वो सब जो है उनके नाम राशन कार्डों में नहीं है, लेकिन परिवार का वो हिस्सा है, तो हर घर के ऊपर दबाव हो गया अतिरिक्त खाने वालों का। तो इसलिए जब ये मांग बढ़ी तो इन्होंने कह दिया हम और 7.5 किलो गेहूं चावल इत्यादि देंगे। जब पुराने ही नहीं दिया तो नया कहाँ से दोगे? तो ये मैं तो आपको डेट वाइज बता रहा हूँ कि क्या स्थिति है। तो इसको जरा सा मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। देखो अजय भट्ट जी की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हम कबीरदास वाले हैं, निंदक नियरे राखी। वो तो कह रहे थे कि थाल सेवा पूरे किचन की शुरुआत हो चुकी है। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, जगह जगह कोई भूखा ना सोए, मैं खुद ये देख रहा हूँ और लगातार लोगों के बीच भी जा रहा हूँ। पूरी बीजेपी के जितने भी और भी पदाधिकारी हैं, स्थानीय नेता हैं, वो भी ये कर रहे हैं। देखिए बड़ी मुश्किल से स्थितियां संभली जब ये हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर लोगों को 2-3 दिन तक खाना नहीं मिल पाया। ये स्थिति भगवानपुर में खड़ी हुई, ये स्थिति इच्छा और इस तरफ खड़ी हुई। हमारे कांग्रेस के लोगों ने जब उनको अनाज बांटना और खाना बांटना शुरू किया बना करके, यही हरिद्वार के अंदर जाके देखे, सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, मनीष हरिद्वार है, दूसरे लोग हैं, उन्होंने अपना परमानेंट लंगर लगा करके रखे हुए हैं, उनमें खाना बना करके प्रशासन की मदद से बंटवा रहे हैं। तो ऐसा सभी लोग कर रहे हैं। इसमें आरएसएस भी, आप बीजेपी भी लगी है, ऐसा नहीं है वो नहीं लगी है, मगर जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसमें कथनी में और करनी में मैंने आपको अंतर बता दिया। 14 तारीख का जो शासनादेश था जिसमें 7.5 किलो अनाज और मिलना था सब लोगों को, वो अभी तक भी नहीं मिला है। वो अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, कोई कांग्रेस का आप जैसे बता रहे हैं, आपके जो भी आरोप हैं, बीजेपी का कोई भी नहीं मेरा आरोप जुड़ेगा? आरोप नहीं, इसमें भगवान हमारे इस कथन को आरोप के तौर पर न कर लीजिएगा। ये तो शिकायत के तौर पे कि हाँ, शिकायत भी नहीं है, हम कह रहे हैं कोई करेक्टिव स्टेप उठा दे। आप कह भी रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसको सच क्या कहा जाएगा इसको? अब सत्य, एक बात बताइए, आप पूछेंगे तो सत्य को कहना पड़ेगा जो है। यदि सत्य बोलना गुनाह है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई जुड़ता है तो मैं उससे बिल्कुल जवाब लूंगा। तो उसको आप शिकायत या एक सुझाव की तरह मैं कह दूंगा, कि हरीश जी का ये सुझाव था, यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, उसकी तरफ आपको सोचना चाहिए। लॉकडाउन के आगे की स्थिति सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी 17 मई तक लॉकडाउन फिलहाल बढ़ा दिया गया है,
उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात करें तो आप कैसे देखते हैं सर स्थितियों को? कहाँ कहाँ बेहतर देखिए, और चीजें करनी चाहिए, अब कहाँ कहाँ छूट देनी चाहिए? हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण तो पहली बात यह है, हमको अपने भाइयों को जो करीब लाख की संख्या के आसपास होंगे जो विभिन्न राज्यों में हैं, उनको लाना है। विदेशों में भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे थे, जिनके रोजगार वो फंसे पड़े हैं, उनको लाने की व्यवस्था सरकार को मदद करें। लाने के बाद क्वारंटाइन तक रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्वारंटाइन के बाद जो वो घर पहुंचेंगे तो हमको दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि लॉकडाउन के शिथिल करने के बाद जहां जहां काम फिर से प्रारंभ हो गए हैं, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो या मीडियम और हैवी इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, कहीं भी जहाँ काम शुरू हो गए हैं, होटल बिजनेस दूसरे सर्विस सेक्टर हैं, वहां कितने लोग वापस जा सकते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो वापस नहीं जा सकते या जाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए आपको वही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि पहले से ही हमारे पास बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और अब और बढ़ गई है, और ये देश का भी सवाल है। बिल्कुल, ये देश का भी सवाल है। मतलब लॉकडाउन लागू होने से पहले देश में जो बेरोजगारी की वृद्धि दर थी वो 8% से ऊपर थी, बिल्कुल, जो दुनिया के हिसाब से दुगनी थी। और अब इस समय जो है, खैर चुनौती तो अब देखिए पूरी दुनिया के लिए भी है, अपने देश के लिए भी है, देश की है तो फिर हर एक प्रदेश के लिए भी चुनौतियां हैं। सबको अगर सब मिलकर साथ चलेंगे तो इन चुनौतियों से हम भी पार पा लेंगे। फिलहाल अब क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, 30 से 40 सेकंड का समय और है, तो मैं आपसे चाहूंगा मेरे जरिए, हमारे चैनल नेशनल वॉइस के जरिए आप तमाम लोगों से अपील कीजिए, जो भी आप अपील करना चाहते हैं, खासतौर से वो जो लॉकडाउन की गंभीरता को नहीं समझ रहे, बार बार तोड़ रहे हैं। देखिए, हम सबको इस समय डू एंड डू नॉट का सख्ती से पालन करना चाहिए। एक अनुशासित समाज के रूप में ही हम कोरोना को पराजित कर सकते हैं। अभी वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन न आने तक बहुत समय लग सकता है, और इसलिए कोरोना से लड़ाई का ये पहला पड़ाव है। हो सकता है एक आध और पड़ाव ऐसा आ जाए, तो इसलिए हमको निरंतर अनुशासनबद्ध रहना है। एक दूसरे से फिजिकल दूरी बनानी है, मास्क पहनना है, सड़क पर नहीं थूकना है, हमको जो है खांसने छींकने इत्यादि में सावधानी बरतनी है, हाथों की सफाई करनी है और अच्छा पौष्टिक खाना खाना है। यदि हमारे उत्तराखंड का मडुआ खा सकें तो और ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, नेशनल वॉइस को समय देने के लिए सर। तो हरीश रावत जी की अपील आप सुन ही रहे हैं, अभी हरीश रावत जी ने अपील की है। उम्मीद करते हैं हरीश रावत जी की बात आप लोग सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे, खासतौर से वो जो अभी लॉकडाउन की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कम से कम इतने सीनियर लीडर हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं की अपील आप लोग सुन लीजिए और लॉकडाउन की गंभीरता को समझिए और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा है उस अपील पर भी गौर कीजिए। फिलहाल इसी के साथ नेशनल वॉइस के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार।